सिसकियाँ, दिल छू लेने वाली कहानी। रात का सन्नाटा पसर चुका था। अजीब सी शांति हो चुकी थी। लेकिन उस भयानक शांति को चीरते हुए बहू साक्षी की सिसकियाँ उस माहौल में गूंज रही थी। घर में और सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन सिसकियों को रोकने के लिए, साक्षी को संभालने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद सब इस चीज के आदी हो चुके थे। अब तो यह किस्सा हो चुका था। आए दिन घर में साक्षी की सिसकियां गूंजती रहती थी। साक्षी आज से 7 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। घर में सास ससुर गीता जी और दिनेश जी, पति राघव और ननंद मिनी थे। जब साक्षी शादी होकर इस घर में आई थी, उस समय वह पीजीटी की पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल में जॉब पर करती थी। उसकी सैलरी भी 45,000 रुपए के लगभग थी। घर का माहौल ठीक था और उसे अपनी नौकरी जारी रखने की पूरी इजाजत थी, इसलिए उसे ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं हुई। परिवार के लोगों की तरफ से उसे पूरा सहयोग था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे नित्यम को जन्म दिया। कुछ समय तो वह मातृत्व अवकाश पर रही। फिर उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। सुबह वह खाना बनाकर स्कूल चली जाती थी और पीछे गीता जी नित्यम को संभाल लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्पर आई थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 2 साल पहले दिनेश जी और गीता जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि दिनेश जी तो उस हादसे में चल बसे, लेकिन गीता जी को इतनी चोटें आई थी कि 20 दिन तो वो हॉस्पिटल में ही रही थी। जब वापस आए तो उन्हें भी देखभाल की जरूरत थी। अब स्थिति ये थी कि घर में हर समय किसी न किसी का होना जरूरी था। हालांकि पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि गीता जी का इलाज चल रहा था और घर में 15 दिन का दिनेश जी का कार्यक्रम भी हुआ था। काफी पैसा खर्च हो चुका था और अभी भी काफी पैसा लगना था। राघव और साक्षी ही पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े थे, जबकि मिनी की अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसने नई नई जॉब ज्वाइन की थी। पर अब मजबूरी थी। आखिर उसके बेटे को, गीता जी को और पूरे घर को उसकी जरूरत थी। इस कारण आखिर साक्षी को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर, नौकरी छोड़कर साक्षी ने बहुत मेहनत से, अपने तन मन से अपने घर को संभाल लिया। सुबह 5 बजे से उठकर वह जो काम में लगती तो पूरा दिन उसका कामों में ही निकल जाता। सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, राघव, मिनी और नित्यम का टिफिन तैयार करना, सबके सारे काम समय पर तैयार करना, गीता जी को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें दवाई देना, उनका चाय नाश्ता सब समय पर देना, हर चीज का ध्यान रखती थी। मिनी तो शाम को थकी हारी घर पर आती थी, इस कारण ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाती थी। उसकी मेहनत ही थी कि धीरे धीरे गीता जी ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। अपनी छोटे मोटे काम तो वो खुद करने लगी थी। जब वे थोड़ी ठीक हुई तो पिछले साल मिनी के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी करवा दी। तब भी गीता जी बैठकर सब काम बता रही थी और साक्षी सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अभी 5 महीने से उसके और राघव के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। कारण राघव का अजीब व्यवहार। अब वह ऑफिस से टाइम से घर नहीं आता। रात को कभी 1 तो कभी 2 बजे घर आता और कई बार तो दूसरे दिन ही घर आ पाता था। साक्षी जब भी पूछती तो एक ही बहाना करता, ऑफिस में बहुत काम था, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिली। आखिर उसे भी यही लगता था कि राघव सच कह रहा है। लेकिन एक दिन राघव बाथरूम में था। उस समय उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वैसे तो साक्षी कभी उसका फोन नहीं उठाती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसने उसका मोबाइल उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही सामने से आवाज आई, अरे यार, कब तक आओगे घर पर? याद है ना, आज हमारी डेट है। पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना।
सुनकर साक्षी सकते में आ गई। जब साक्षी ने कुछ नहीं कहा तो सामने से फिर आवाज आई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी, आप कौन बोल रही हो? कांपते हुए होठों से साक्षी ने कहा। लेकिन जवाब मिलने की जगह फोन ही कट हो गया। उसके बाद साक्षी ने राघव का फोन चेक किया तो कोई प्रियंका नाम की लड़की थी जिससे राघव घंटे घंटे तक बात करता था। यहाँ तक कि उनके व्हाट्सएप चैटिंग पढ़कर साक्षी का दिमाग पूरी तरह से सन्न हो गया था। जब राघव बाथरूम से बाहर निकला तो साक्षी के हाथ में अपना मोबाइल देखकर एक पल के लिए तो वह वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे देखकर साक्षी ने कहा, ये प्रियंका कौन है? कोई नहीं, हमारी कंपनी की क्लाइंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राघव नजरें नीचे किए हुए हड़बड़ाकर फटाफट तैयार होते हुए बोला, सचमुच सिर्फ क्लाइंट है? साक्षी के सवाल को सुनकर राघव कुछ नहीं बोला, फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही अपना मोबाइल और बैग लेकर रवाना हो गया। साक्षी ठगी सी उसे जाता हुआ देखती रह गई। उसके बाद राघव साक्षी से बचने लगा था। उस रात तो वह घर ही नहीं आया, लेकिन जब भी घर आता तो रात को लेट ही आता और आते ही फटाफट जाकर कमरे में सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से साक्षी अब सवाल करने लगी थी, पर अभी भी राघव जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन एक रविवार सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, उस समय राघव भी वहीं था और इस समय प्रियंका का फोन आया तो राघव नाश्ता करता हुआ ही बीच में से उठकर बाहर चला गया। ये देखकर साक्षी का दिमाग खराब हो गया और उस दिन उसने गीता जी के सामने ही राघव से सवाल करना शुरू कर दिया, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और प्रियंका के बीच में? बताते क्यों नहीं हो मुझे? अचानक साक्षी ने कहा तो गीता जी हैरानी से राघव और साक्षी की तरफ देखने लगी। राघव उठकर अंदर जाने लगा तो साक्षी ने अंदर जाने नहीं दिया। ये देखकर गीता जी बोली, बहू क्या कह रही हो तुम? मम्मी जी पूछिए अपने बेटे से कि क्या कह रही हूँ मैं। आखिर प्रियंका कौन है? क्या रिश्ता है इनका उसके साथ? ये सुनकर गीता जी ने राघव से प्रियंका के बारे में पूछा तो राघव नजरें नीचे किए वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन साक्षी दरवाजे पर खड़ी हो गई। बताओ मुझे, जवाब चाहिए मुझे। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर कहाँ कमी रह गई हमारे रिश्ते में जो तुमने मेरे साथ ये धोखा किया? मुझे तुम पसंद नहीं हो। अब खुद को देखा है तुमने? क्या है तुम में ऐसा जो अब मैं तुमको पसंद करूं? मुझे मॉडर्न पत्नी चाहिए थी जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, लेकिन तुम तो घरेलू महिला बनकर रह गई। अब तुम में वह अट्रैक्शन नहीं है। मुझे तुम्हें देखकर कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसलिए मुझे अब प्रियंका पसंद है और अब मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आखिर झल्लाकर राघव ने बोल ही दिया और साक्षी को एक तरफ धकेलता हुआ घर के बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर गीता जी स्तब्ध खड़ी रह गईं। साक्षी तब जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जब राघव घर आया तो गीता जी ने राघव को समझाने की पूरी कोशिश की। तब राघव ने सीधा जवाब दे दिया, या तो आप अपना बेटा रख लो या फिर अपनी इस बहू को रख लो। मैं तो इसे तलाक दूंगा और प्रियंका से शादी करूंगा। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपका बेटा आपके पास ही रह जाएगा, वरना मैं शादी करके कहीं और चला जाऊंगा। ये सुनकर गीता जी चुप रह गईं। अब तो घर में रोज ही हंगामा होने लगा था। जो भी राघव को समझाने की कोशिश करता वह उसी से लड़ पड़ता। यहाँ तक कि मिनी ने भी उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो पलटकर उसे ही जवाब दे दिया, तुझे आना है तो शराफत से आ, पर मुझे समझाने की कोशिश मत कर। और फिर उस दिन भी उसने साक्षी पर हाथ उठाया था, ये कहकर कि तुम मेरी बहन के ससुराल में फोन करके मुझे बदनाम कर रही हो। तब भी साक्षी काफी रोई थी। आखिर उसके जवाब सुन
सुनकर मिनी और गीता जी ने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन आज राघव ने साक्षी पर फिर से हाथ उठा दिया तो साक्षी ने गीता जी को राघव को समझाने के लिए कहा। तब गीता जी ने जवाब दिया, मेरा तो इकलौता बेटा है बहू, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो इसी के साथ रहना है। आखिर तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर उसे प्रियंका पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपने पति को तो तुम्हें बस में रखना चाहिए था। कहकर गीता जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद तो साक्षी पूरी तरह से टूट चुकी थी। काफी देर रो लेने के बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे भी ये बात समझ में आने लगी थी कि अब इस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरफ कोशिश हो रही थी। अब तो राघव के घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि राघव को प्रियंका पसंद है, तो फिर क्यों वो बेवजह यहाँ अपना समय खराब कर रही है। काफी सोचने के बाद साक्षी ने तलाक लेने का मन बना लिया और फिर उसने राघव से इस बारे में बात की। सुनकर राघव बहुत खुश हो गया। तो ठीक है, तलाक हम आपसी समझौते से ले लेते हैं, और रही बात गुजारा भत्ता देने की, तो मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपए दे दूंगा। नित्यम चाहे तो मेरे पास रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुजारा भत्ता तो तुम दे दोगे राघव, लेकिन मेरे मुआवजे का क्या? साक्षी ने कहा। सुनकर राघव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मुआवजा? कैसा मुआवजा? मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काफी मेहनत की थी। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो एक अच्छी खासी नौकरी करती थी, पर तुम्हारे परिवार को संभालने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बना बनाया करियर छोड़ दिया। जिस समय मैं नौकरी करती थी उस समय मेरी मासिक तनख्वाह 65,000 रुपये हो चुकी थी, जो इन 2 सालों में और बढ़ जाती। और अब इस मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मुझे मेरे इस नुकसान का मुआवजा चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ। अचानक साक्षी ने कहा तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसी बकवास कर रही हो तुम? भला कभी ऐसा होता है क्या? राघव चिढ़ते हुए बोला। क्यों नहीं होता राघव, ऐसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार ऐसा जरूर होता है। धोखा तुमने दिया, शादी तुम तोड़ना चाहते थे, पर इन सब में मेरा करियर तो बलि चढ़ गया। अब अगर मैं नौकरी की शुरुआत भी करती हूँ तो जिस जगह पर मैंने नौकरी छोड़ी थी उस जगह पर मुझे वह सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे कम में ही नौकरी करना पड़ेगा, साक्षी ने कहा। ये सुनकर राघव चिढ़ते हुए बोला, आ गई ना अपनी वाली पर तुम। सच ही कहा है किसी ने, तुम औरतें सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता जोड़ती हो। अच्छा, जब मैं तुम्हारे परिवार की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी थी तब तो मैं बड़ी आदर्श पत्नी और आदर्श बहू थी, और आज मैं अपने हक के लिए बोल रही हूँ तो तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। खैर, जो भी सुनाना है सुनाओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। अब अगर मुआवजा देते हो तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट के जरिए अब लड़ूंगी। तुम्हें जो फैसला करना है कर लो, साक्षी ने कहा और अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी अपना सामान के साथ नित्यम का हाथ पकड़कर बाहर आई और अपने मायके रवाना हो गई। राघव ने उसे मुआवजे के पैसे देने से इनकार कर दिया, तो आखिर कोर्ट में उसने केस लड़ा और कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार उसे गुजारा भत्ते के साथ मुआवजा भी मिला, जो कि उसका भी हक भी था। इसके बाद साक्षी ने दोबारा अपने करियर की शुरुआत की। अब इतनी सैलरी नहीं थी, पर स्वाभिमान जरूर था, और नित्यम की देखभाल भी अब वह खुद ही कर रही थी। लेकिन राघव ने जिस लड़की के कारण साक्षी को तलाक देने का निर्णय किया था, आज इस लड़की ने राघव को छोड़ दिया। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं।
इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।